नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने जिले बाय जिले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्जाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर, या कोई नहीं। ठीक है, पंजाब टेट में पूछा, यूपी टेट में पूछा और CG टेट में पूछा। ठीक है, लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है, राइट आंसर होगा प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर होगा। अब देखिएगा, भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नागरिक या कोई नहीं? भारत का में किसका पद सबसे सर्वोच्च होता है? तो हम लोग कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक किसको कहते हैं हम लोग? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को, यानी वो सबसे सर्वोच्च पद होगा तभी भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसलिए भारत का सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं? ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं? ठीक है, तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो शामिल है आपको अनुच्छेद 19 में। किस में शामिल है? अनुच्छेद 19 में शामिल है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 24। किस में प्रदान किया गया है? तो देखिए, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है वो आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक में प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। बार बार प्रश्न पूछा गया है, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उसकी चर्चा हम लोग नीचे यहाँ पर करेंगे। ठीक है, प्रश्न बिहार टेट और पंजाब टेट 2 जगह ये पूछा गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे आपको बताना है। ठीक है, ये यूपी टेट का प्रश्न है और ये एच टेट हरियाणा टेट का प्रश्न है और बिहार टेट 3 जगह का प्रश्न है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं? ठीक है, तो भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वो आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न झारखंड टेट का पूछा गया प्रश्न है, झारखंड टेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये 2016 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए उस समय तो पूरे जो है आपको 6 to 10 से पूछे जा रहे थे, 6 to 10 से ही आ रहे थे, लेकिन अबर सिलेबस कुछ बैकडाउन किया है, कुछ सिलेबस को इंक्रीज कर दिया गया है, और ये सिलेबस जो है आपको पीजीटी और टीजीटी का बनाया गया है, जो कि अब व्यवहारिक सिलेबस जारी किया है जैक ने, और इसको व्यवहारिक बनाना ही होगा। तो उससे आपको नहीं सोचते रहना उसके पीछे। बाकी जो जीएस सेक्शन है और हिस्ट्री का, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल है, उसको यहाँ से देखते चलना है, क्योंकि इधर से प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे, तो उसके लिए कोई समस्या आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? तो यहाँ पर 560 देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। इसी कारण इनको बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा सी। आइए इनका नोट्स कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है इनके बारे में क्लियर थोड़ा सा हो लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 2014 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस, क्या है? जन्म दिवस है। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 560 देशों के रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, थोड़ा सा नोट्स को हम लोग देख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में थे। वे 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जन्मदिन होता है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, देखिए यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे। वे एक शिक्षक भी रह चुके हैं। उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, प्रश्न ये भी पूछा गया है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अबुल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसलिए मिसाइल मैन के नाम से एपीजे, इसका राइट आंसर ए होगा। इसमें से किन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध रूप से चुने गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए, इनके साथ प्रतिद्वंदी में कोई भी भाग नहीं लिया। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और MBBI प्रश्न है। ये आपका सिलेबस न्यू में भी है, पुराना में भी था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी। ठीक है, देखिए यूपी MP सब राज्य में ये प्रश्न पूछा गया है। यूपी टेट में भी था, MP टेट में भी था, बिहार टेट में भी था। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 28 दिसंबर
85 ईस्वी 1885 किस में है? ए में है। ये सही है आपका। देखिए आप इसमें वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा तो आपको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। आपको वीडियो के अंत में यहाँ पर 2 ट्रिक ऐसे दिए गए हैं, 2 ट्रिक ऐसे दिए गए हैं जो आपको अभी तक कहीं मिला ही नहीं होगा और मिलेगा भी नहीं। लेकिन यदि आप आज वीडियो के अंत तक जुड़ के देख लीजिएगा तो आपको वो सारा ट्रिक मिलने वाला है जिसको अभी तक आप एग्जाम में गलती करके आ रहे थे और आज के बाद वह गलती आपका दोबारा होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आपका पॉलिटिकल साइंस का ही यहाँ पर जो है आपको ट्रिक दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछे गए थे इसलिए हमने इसको लेके आया है। ए.ओ. ह्यूम। लास्ट में आपको जो है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नोट्स भी आपको अलग से देंगे। अभी हम यहाँ पर क्लास जो है 8 के अंतर्गत, क्लास 8 के अंतर्गत जो प्रश्न अभी तक आ रहे हैं राजनीति शास्त्र में उसको हम लेकर के चल रहे हैं। अलग से आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ अभी बनाएंगे जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सारी चीज़ें की जानकारी दी हुई रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको आवश्यकता है JCERT टेक्स्ट बुक का यहाँ पर लगभग 10th तक का पूरा वीडियो देख जाइए, पूरा नोट्स पढ़ जाइए। यहाँ से आपको बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है, चाहे वो भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान भरे हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान शिक्षक खुद सामाजिक विज्ञान के लिए भरे हैं, चाहे 1 से 5 के लिए भरे हैं। ठीक है, तो कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। एलियन एक्टिविन ह्यूम के नाम से भी उनको जाना जाता है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? बहुत ही MBBI प्रश्न, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछे गए हैं और अगर आपका जेटेट में ये प्रश्न आ रहा है आप सभी जरूर देख के जाइएगा। 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? एकदम याद रखिएगा 1952 ईस्वी का यहाँ पर डंका लगाते रहिएगा और यहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आएगा और एग्जाम में आने जा रहा है। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बहुत ही सुंदर प्रश्न। देखिए आपको हम इसीलिए बताते हैं कि यदि आप JCERT का किताब पढ़ते हैं ना, JCERT का PDF पढ़ते हैं, JCERT का किताब पढ़ते हैं तो आपको झारखंड जीके का सिलेबस अलग से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो झारखंड जी के बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं उससे कोई आपका ज़्यादा बेनिफिट होने नहीं जा रहा है। आप JCERT का जो टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा ना वो समझिए कि आपको उसी में झारखंड को कंप्लीट करवा दिया है 6 to 10 तक में। ठीक है, तो आपको इसीलिए हम JCERT पढ़ाते हैं। तो आप सभी देखिए यहाँ पर जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं आपको बता देते हैं, यहाँ से स्कोर आपका 101% और बहुत ही पासिंग मार्क्स का 60% नहीं 70% आपको मार्क्स आने वाले हैं। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िए। जो भी शिक्षकगण नहीं जुड़ पाए हैं, कहीं भी जुड़े हैं वहाँ भी देखिए, लेकिन एक बार आप JCERT जैक का किताब का बना नोट्स जो ऑनलाइन आपको सारा चीज़ व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो रहा है PDF, उसको अवश्य पढ़ के जाइएगा। देखिए बहुत कम प्रश्न है यहाँ पे लेकिन भिड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। जो आप यहाँ पर 8,000 5,000 3,000 दे करके भी कोचिंग कर रहे हैं ना, वहाँ से भी नहीं भिड़ेगा जितना यहाँ से भिड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी भिड़ चुका है, आ चुका है। तो आप अभी के अभी जुड़ जाइए यहाँ से, आपको सारा कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों की यहाँ पर आपको सिलेबस और नोट्स दी जा रही है। तो आप सभी अभी अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, तो झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। अभी तक के झारखंड के एग्जाम में 5 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संसद मिलकर बनता है। भारत का जो संसद है वो किसको मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संसद जो मिलकर बनता है संसद, उसमें राष्ट्रपति भी रहते हैं, राज्यसभा भी रहते हैं, लोकसभा भी रहते हैं, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। राइट आंसर सभी होगा। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? ये प्रश्न आपका अभी तक के एग्जाम बता देते हैं। अभी तक के एग्जाम में आपको 1001, देखिए 1001 कहते हैं ना, इसका मतलब आप इसको केंद्रीय एग्जाम माने सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के लीजिएगा। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट मिला के हर जगह ये पूछबे करता है, अइबे करता है। और आपका झारखंड में अगर बता देना तो झारखंड में ये प्रश्न जो है 11 बार आया है। झारखंड में केवल 11 बार आया है, समझिए।
तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। देश में कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है? देश में कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। ठीक है, यह भी प्रश्न आपका झारखंड में जो है 2 बार अभी तक के जेएसएससी के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, तो देश में कोई भी कानून जो है किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है? तो आपका इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। किसका होगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसको लागू किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सभी? तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर डी यानी सभी होगा। ठीक है, सभी होगा। और ये प्रश्न जो है आपका अभी तक झारखंड में कुल बता रहे हैं 3 बार आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जब यहाँ पर आप जेपीएससी देखिएगा, जेएसएससी देखिएगा, सब में 10वां तक के स्तर से आता है प्रश्न, तो आपका क्यों नहीं रहेगा? आप सभी का रहेगा। आपको गुमराह किया गया है, आप गुमराह मत होइए। सारा जीएस देखते रहिए, सारा जीके देखते रहिए और अपना हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते रहिए, वहीं से प्रश्न छपेगा और बाहर नहीं जाएगा। आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर किसके हाथ में होता है? जब हमारे यहाँ पर देश में जब आपात स्थिति लग जाती है तो पूरे देश का बागडोर किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल। ठीक है, तो पूरे देश का बागडोर जो होता है वो आपको चला जाता है राष्ट्रपति के हाथ में। कहाँ चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नहीं। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति को ही माना गया है। किसको माना गया है? राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होते हैं, यही इसका आंसर होता है। ये प्रश्न अभी तक कहाँ पूछा गया? तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर जो है झारखंड में 5 बार पूछा गया है जेएसएससी के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये यूपी टेट में भी है, एमपी टेट में भी है, बिहार टेट में, सब जगह पूछा है। हो सके कि अगर आपका एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप इसको जरूर देख के जाइएगा। अगला है संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 252, 254 या 258? तो देखिए, अधिकतम जो यहाँ पर सदस्यों की बात है वो आपके लिए यहाँ पर चलेगा 250। कितना चलेगा? 250 चलेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 14, 12, 13 या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, वो आपका आंसर हो जाएगा बी, 12 सदस्य। 12 सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6? तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो आपको 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए लोकसभा का कार्यकाल माना जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552, 550, 545 या कोई नहीं। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपका होता है 552। कितना होता है? 552 होता है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं उनकी संख्या जो है 543 होती है। कितनी होती है? 543 होती है। प्रश्न पूछा गया है, आप सभी भी इसको अवश्य देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, कितने होते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य जो हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। राज्यसभा को कहा जाता है द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन या सभी। ठीक है, तो राज्यसभा को द्वितीयक सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है और अस्थाई सदन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी इसका ट्रिक बताएंगे कि राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है।
लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है। आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। उसके बाद ये सारा चीज़ जो अभी आप रट रहे हैं ना कि द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन, इसको कहा जाएगा, इस सब का आंसर आपको उस ट्रिक में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तुरंत मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? दूसरा। किस क्लास में? दूसरा क्लास में, ठीक है। तो दूसरा DUSRA लिखिएगा, ठीक है। तो डी से होगा देखिए द्वितीयक सदन, यू से होगा उच्च या ऊपरी सदन, और एस से होगा अस्थाई सदन, ठीक है। एस से होगा अस्थाई सदन। अब देखिए यहाँ पर, तो ये RA का मतलब है राज्यसभा। RA का मतलब क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा को अब देखिए क्या क्या कहते हैं? द्वितीयक सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन या ऊपरी सदन। और एक हो गया यहाँ पर एस है, तो एस का मतलब क्या है? अस्थाई सदन है। क्लियर हो गया ना? राज्यसभा को क्या क्या उपाधि दिया गया है? द्वितीयक सदन का, उच्च सदन या ऊपरी सदन का, या यहाँ पर किसका एक था आपका? अस्थाई सदन का दिया गया है संज्ञा, इसीलिए वहाँ पर प्रश्न था। लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है? प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन, निम्न सदन, या सभी, ठीक है। लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सभी होगा। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी ट्रिक आपको हम दे रहे हैं, तुरंत भर में नीचे देख लीजिएगा। ट्रिक पान लो अजी, पान लो, का लोगे जी? पान ले लो। तो पान लो ना, पान लो, पी से प्राथमिक सदन, ए से अस्थाई सदन, और एन से निम्न सदन, और ये कहाँ पर है? लो मतलब लोकसभा। यानी लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सदन, लोकसभा को कहते हैं हम लोग अस्थाई सदन, लोकसभा को हम लोग कहते हैं यहाँ पर निम्न सदन। क्लियर हो गया ना? पान के पत्ता याद रखिएगा, पान खाने वाला चीज़ है, पान से ही बनता है, पान लो जी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर का एक ट्रिक देख लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है उसको एक ट्रिक से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक पूरी ट्रिक बना हुआ है, वो है आपका पान लो दूसरा। अरे भैया पान लो दूसरा, कौन पान लोगे? दूसरा पान लो, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पर बांट के बना दीजिएगा, पान लो दूसरा में पान लो अलग रहेगा और दूसरा अलग रहेगा। ये डायग्राम को पूरा याद कर लीजिएगा आप लोग। पी से है प्राथमिक सदन, ए से है अस्थाई सदन, और एन से है निम्न सदन, और लो का मतलब है लोकसभा। यानी लोकसभा को प्राइमरी सदन, लोकसभा को अस्थाई सदन, लोकसभा को निम्न सदन, ये सभी चीज़ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा में याद रखिएगा RA, रा मतलब राज्यसभा, और ए लो मतलब लोकसभा। तो रा मतलब राज्यसभा में क्या है? डी का मतलब द्वितीय सदन, ई का मतलब उच्च सदन, एस का मतलब अस्थाई सदन, यही होता है ना। ये सभी राज्यसभा के लिए माने जाते हैं। तो एक देखिए इसी तरह से डायग्राम आप 1-2 बार बना लीजिएगा, और गाड़ी का नाम लिख दीजिएगा, गाड़ी का नाम लिख दीजिएगा, पान लो दूसरा, पान लो दूसरा ना। तो ये बहुत लोग भुलाते हैं कि अस्थाई सदन किसको कहते हैं, अस्थाई सदन किसको कहते हैं, उच्च सदन किसको कहते हैं, निम्न सदन किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइए आप, इसके लिए एक ट्रिक दे दिए हैं हम आपको। पान लो दूसरा, पी से प्राथमिक, अ से अस्थाई, एन से निम्न सदन, लो से लोकसभा। यानी लोकसभा को यहाँ पर टिक कर लीजिए, यानी ए लो है तो यहाँ पर इतना जो है वो कहा जाएगा लोकसभा को, और RA है तो ए लो के बाद जो बचा वो दूसरा राज्यसभा को कहा जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यह सभी लोकसभा को कहा जाता है, यह सभी राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? लोकसभा महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? ठीक है, तो लोकसभा में महिलाओं के लिए जितनी सीटें आरक्षित है वो कितनी है? तो वो आपका है, देखिए यहाँ पर 14%। कितना? 14% जो है सीट रिजर्व रखा गया है। अगला है, संसद का सत्र सामान्यतः साल में कितने बार में आयोजित होता है? संसद का सत्र सामान्यतः साल में कितने बार आयोजित होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। ठीक है, तो संसद का जो सत्र होता है कितने बार चलता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 3 बार। संसद के तीनों सत्रों का क्या नाम है? संसद के तीनों सत्र का क्या नाम है जो 3 बार चलता है? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या सभी। ठीक है, तो देखिए बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, ये तीनों सत्र जो है आपको इसमें चलता है। ठीक है, तीनों सत्र चलता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, इस प्रश्न आपका हो जाएगा, संसद का मुख्य काम है, सांसद का मुख्य काम है सरकार पर नियंत्रण,
कानून बनाना, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो संसद का मुख्य काम सरकार पर नियंत्रण भी है, कानून भी बनाना है, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों इसका राइट आंसर होगा। लोकप्रिय सदन किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा दो गो चीज़ों को तो आप एकदम गांठ बांध लीजिए। किसको किसको गांठ बांधिएगा बताइए? लो और रा, लोरा। लो से लोकसभा और आर से राज्यसभा। ठीक है, लोरा को बांध लीजिएगा तो लो के पीछे लगेगा पान, और यहाँ आर के पीछे लगेगा दू, पान दू, और ए लो और आर ए लगा दो। ठीक है, क्या करोगे? पान दू मतलब PAN, पान, और यहाँ पर लो था। ठीक है, लोरा, लोरा इसीलिए हमने बोले पान लोरा। ठीक है, तो यहाँ पर पान दो दूसरा। ठीक है, पान लो दूसरा, तो लो से लोकसभा, लो से यहाँ पर जो है लोकसभा है। तो देखिए लोकप्रिय सदन किन्हें कहा जाता है? लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है लोकप्रिय, तो लोकप्रिय में लोक और लोके से लोकसभा और लोके से लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। केंद्र व राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? ये पंजाब टेट का पूछा गया प्रश्न है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, केंद्र व राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है आपको बताना है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा जो है न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में कब की गई? भारत में जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना दिल्ली में कब की गई है? ये आपका उत्तराखंड टेट का प्रश्न है। उत्तराखंड टेट का प्रश्न है। देखिए आपको सारे राज्यों में जो टेट का प्रश्न आया है वो यदि देखना है तो भी आप क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको ऑफर चल रहा है, देखिए 500 रुपये में। क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सारे तरह इसी तरह के पूरे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़िएगा। आपका स्कोरिंग जरूर हाई होगा, क्योंकि जैक का किताब से हम स्पेशल पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो जैक और JCRT का स्पेशल टेक्स्ट बुक का PDF और वीडियो सब चीज़ देखना है तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस को, आपको सारा कुछ मिलते रहेगा। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई ये आपको बतलाना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो आपका 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 28 जनवरी 1950 ईस्वी। अगला है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश, 2 मुख्य न्यायाधीश एवं 32 अन्य न्यायाधीश, 5 मुख्य न्यायाधीश एवं 40 अन्य न्यायाधीश या कोई नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं वो आपका 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश। प्रश्न कहाँ आया था? ये प्रश्न आपका यूपी टेट में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? यूपी टेट उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र होती है वो आपको बताना है। तो वो उम्र जो होता है देखिए आपका 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष होता है। और आपको ये किस में पूछा गया है? आपको यह किस में पूछा गया है? तो यह आपको पूछा गया है, देखिए यहाँ पर यू टेट का ये प्रश्न है। किसका प्रश्न है? यू टेट, उत्तराखंड टेट का ये प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी होगी? तो 65 वर्ष होगी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया जाएगा वो किस में वर्णित है? 120, 121, 124 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद जो है 124 में वर्णित है। किस में वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित किया गया है।
अगला देखिएगा, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय व अभिलेख न्यायालय कौन है? देश का सबसे बड़ा अपीलीय व अभिलेख न्यायालय कौन है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य न्यायालय या कोई नहीं। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय व अभिलेख न्यायालय जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय है। कौन है? उच्चतम न्यायालय है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं आपको बताना है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं आपको यहाँ पर बतलाना है। तो देखिए, वर्तमान में 24, 25, 26 या 27। ये प्रश्न आपको आया हुआ था, ये आपको उत्तराखंड टेट में पूछा गया प्रश्न था कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 24, 25, 26 या 27। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में जो है 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखिएगा। 25वां हाई कोर्ट जो है तेलंगाना हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 31 मार्च 2019 को किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर स्थापना किया गया। ठीक है, 25वां हाई कोर्ट कौन है? तेलंगाना हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 31 मार्च 2019 को किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय जो है इसमें आपको कलकत्ता हाई कोर्ट है। सबसे पुराना न्यायालय जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए 1862 ईस्वी में देख लीजिएगा, यहाँ पर 1862 ईस्वी में स्थापित कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। प्रश्न ये बिहार टेट का पूछा गया था। कहाँ पर पूछा गया था? बिहार टेट में ये प्रश्न आया हुआ था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश को शपथ जो है यहाँ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, ये आपको यह बंगाल टेट में पूछा गया प्रश्न है। कहाँ पर पूछा गया प्रश्न है? बंगाल टेट का पूछा गया प्रश्न यह है आपका। अगला प्रश्न है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? आपको देखिए यह कमेंट करके बताना है, यह आपको कमेंट करके बतलाना है जब आप वीडियो देख रहे हैं कि क्या सही होगा, 20वां, 21वां, 22वां या 24वां। ठीक है, आपको बतलाना है, उसके बाद हम इसके कमेंट का जवाब देंगे। आप ज़रूर इसमें बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। होना चाहिए इसमें क्या? 24वां। क्या होना चाहिए? 24वां होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा क्या यह सही है या नहीं है, क्लियर कीजिएगा। अगर सही होगा तो आप लिखिएगा कि 24वां है और नहीं होगा तो आप लिखिएगा कि ये 21वां है। कौन सही है आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पर रहा कि आप इसको सही करके हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा कि झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, होना कौन चाहिए? 24वां। लेकिन क्या ये सही आंसर है कि नहीं? इसका आंसर हमने बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको ढूंढने के लिए दिया गया है कि 21वां है या 24वां। ढूंढ के हमें ज़रूर बतलाइएगा। ठीक है, चलिए अगला, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 211, 213, 214 या 216। उच्च न्यायालय का गठन कहाँ है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 214 में निहित है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 21 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 14 नवंबर 2000 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किया गया है आपको देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो उस समय से झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताना है कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, इंदर सिंह नामधारी, बाबूलाल मरांडी या कोई नहीं। ठीक है, तो विनोद कुमार गुप्ता जो थे वो झारखंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए एक चीज़ आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि देखिए कोई एनसीईआरटी किताब से तैयारी कर रहे हैं ना, कोई जेसीईआरटी किताब से तैयारी कर रहे हैं झारखंड की पाठ्य पुस्तक से। देखिए दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि जब आप जेसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं, जेसीईआरटी जो जैक किताब देता है, तो उसमें झारखंड जीके खुद इंक्लूड है। झारखंड जीके जो है उसमें बीच बीच में दिया हुआ है। देखिए हम आपको यहाँ पर झारखंड जीके आ रहा है ना, ये आ रहा है। अब देखिए इसमें फ़ायदा आपको क्या है?
इसमें फ़ायदा आपको यह है कि इसमें झारखंड से जो प्रश्न पूछा गया है वो आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, लेकिन आप वहाँ 500 प्रश्न जो झारखंड जीके के लिए पढ़िएगा उसमें प्रश्न आने की गारंटी नहीं रहेगी। आप यहाँ 5 प्रश्न पढ़िएगा तो एक प्रश्न भिड़ेगा, वहाँ 500 प्रश्न पढ़िएगा तब एक प्रश्न भिड़ेगा। पढ़ना कौन अच्छा है, कमेंट करके हमें बताइए कौन अच्छा है। तो JCERT जैक का किताब पढ़ना अच्छा है मेरे प्यारे से बंधु। अभी तक आप नहीं यहाँ से नोट्स लेकर पढ़ रहे तो कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है और इसके पहले भी हमने बहुत से शिक्षक को बताया था और जो नहीं लिए, लेकिन आज उनको लगा कि नहीं यहाँ से किए होते तो आज मेरा जॉब भी होता। इसलिए आप अब्बर बार कोई यहाँ पर कसर नहीं छोड़िएगा, यहाँ से ज़रूर जुड़िएगा आप सभी, ठीक है। जुड़ कर नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी ऑफ़र में बहुत ही यहाँ पर सस्ते दाम में दी जा रही है। क्लास करने, बात करने और साथ में यहाँ पर जुड़ने सब सुविधा दिया जा रहा है, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनोद कुमार गुप्ता हो जाएगा। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रश्न 3 बार पूछा गया है, एक बार तो झारखंड टेट में भी आया हुआ है। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या कोई नहीं, ठीक है। तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका आंसर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। दीवानी कानून सिविल में शामिल है। जो दीवानी कानून होता है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है ये पूछा गया है। दीवानी कानून में ज़मीन की बिक्री संबंधी विवाद होता है, वस्तु की खरीदारी से विवाद होता है, किराया या तलाक संबंधी मुकदमा होता है या सभी होता है। तो देखिए दीवानी कानून जो सिविल एक्ट होता है उसमें ये सभी होता है, उसमें ये सभी होता है। ज़मीन की बिक्री भी होता है, वस्तु की खरीदारी भी होता है, तलाक संबंधी मुकदमा भी होता है, ये सभी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी आपने देख लिया। इसी तरह का प्रश्न पढ़ना है, कम प्रश्न पढ़ के ज़्यादा प्रश्न भिड़ाना है तो अभी के अभी जुड़िए, तुरंत कॉल लगाइए नंबर 9631054226 पर और यहाँ से सारे प्रश्न PDF को एक बार ले लीजिए, वीडियो देख लीजिए और तैयारी कीजिए। कम पढ़ने में, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट यहाँ से हासिल होगा आपको, ये आप कन्फर्म रहिए। फौजदारी कानून में शामिल है चोरी डकैती, दहेज प्रताड़ना, हत्या या सभी, ठीक है। तो चोरी डकैती है, दहेज प्रताड़ना है, हत्या है, ये सभी मामला जो है आपको फौजदारी कानून में शामिल है। किसमें, फौजदारी कानून में शामिल है। अगला है जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल या किस अनुच्छेद में शामिल है। जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में शामिल या किस अनुच्छेद में शामिल है आपको बताना है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या कोई नहीं। तो देखिए अनुच्छेद 21 जो है हमको जीवन का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में शामिल है यह बताना है। जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की गई है। जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की गई है 1981 के दशक में, 1980 के दशक में, 1985 के दशक में या कोई नहीं, ठीक है। तो जनहित याचिका PIL है वो आपको किया गया है 1980 के दशक में। किसका, 1980 के दशक में, ठीक है। का अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया, ये कब किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए ये तो अस्पृश्यता का अंत आपका JTET में भी आया हुआ, ठीक है। ये JTET में भी आया हुआ है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत कब किया गया, JTET में आया है, UP टेट में भी आया है और यहाँ पर UTET यानी उत्तराखंड टेट में भी पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अस्पृश्यता या छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद जो है आपका 17, ठीक है। क्या लिखा हुआ रहता है, अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता मतलब अनुच्छेद और स का मतलब 17 यानी 17 के अनुसार कौन अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार किसी का धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या यहाँ पर है अनुच्छेद 18, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार देखिए ये जो अनुच्छेद 15 है इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति
उसके धर्म या जाति या जन्म स्थान के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है, ये मना कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अनुसूचित जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या है, आपको बताना है। अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या है? गैर निवासी, मूल निवासी, भील निवासी या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, अनुसूचित जनजाति, उसको हम लोग कहते हैं, देखिए मूल निवासी। क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति को मूल निवासी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, झारखंड में जो एग्ज़ाम हुआ है JSSC में, वहाँ भी ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। तो अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या होता है? मूल निवासी। देखिए यही तो चीज़ है जो आपको यहाँ पर JCERT और पढ़ेंगे और आप NCERT पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो JCERT पढ़ेंगे ना, उनको यहाँ पर जो है झारखंड जी के अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी में इसको इंक्लूड मिल जाता है झारखंड की किताब में ही। और NCERT को अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि पूरा प्रश्न नहीं भिड़ पाता है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या है? मूल निवासी होते हैं, यहाँ के सभी का मूल निवासी होते हैं। अनुसूचित जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? भारत की कितनी प्रतिशत जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति की है, आपको बताना है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका झारखंड के JSSC में कहिए, ये 3 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न आपका UTET का 1 बार आया हुआ प्रश्न है, उत्तराखंड टेट का आया हुआ प्रश्न है। तो भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? 8%, 10%, 11% या 12%, ठीक है। तो भारत की कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 8%। कितना है? 8% जो आबादी है अनुसूचित जनजाति की है। झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? अब देखिए अभी भारत का बात हो रहा था, अब यहाँ पर हम आ जाएंगे झारखंड, कि झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भारत में जो आबादी है अनुसूचित जनजाति की, झारखंड में यहाँ पर अगर कहिएगा तो 26% है, और पूरे भारत में कितना है? 8% है, ठीक है। झारखंड में 26% अनुसूचित जनजाति हैं और पूरे भारत में 8% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? आपको यहाँ बताना है कि झारखंड में कितनी प्रकार की अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ये प्रश्न आपका JTET में आ चुका है और यहाँ पर JSSC में तो बहुत बार पूछा गया है, और ये प्रश्न आपका जो है झारखंड में ही रह गया है, ठीक है। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है? 30, 31, 32 या कोई नहीं? देखिए झारखंड में 32 प्रकार की, झारखंड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है, ठीक है। 32 प्रकार की, ये 32 याद रखिएगा, 32 बहुत बड़ा आया हुआ है। यानी कितनी प्रकार की झारखंड में अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है? 32 प्रकार की अनुसूचित जनजाति निवास करती है। झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है? झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है? देखिए अभी सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था, देखिए उसमें तो 6 to 10 से बहुत ज़्यादा प्रश्न आया हुआ था। तो झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा? देखिए पूछता है कि झारखंड में कौन सी जनजाति की संख्या सबसे अधिक है, या किस जनजाति का संख्या में पहला स्थान है, किसका दूसरा स्थान है, किसका तीसरा स्थान और किसका चौथा स्थान है, ऐसे प्रश्न आता है। तो देखिए इसको हम लोग पहला नहीं दूसरा तीसरा भी याद कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न जो कहीं से भी छप के आ सकता है। तो झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो देखिए उसके लिए संथाल है। देखिए एक नारा याद रखिएगा, एक ट्रिक है, एक नारा याद रखिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं जय हिंद, जय हो, तो यहाँ आदिवासी लोग, संथाली लोग होता है, वो बोलेगा सम हो। क्या बोलेगा? सम हो। इस सम हो का क्या मतलब है? तो ये जनजाति का नाम है। एस का मतलब संथाल जनजाति, यू का मतलब उरांव जनजाति, एम का मतलब मुंडा जनजाति, और हो का मतलब देखिए हो जनजाति हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर पर एस है, संथाल, तो संथाल की संख्या सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर उरांव है, तो उरांव का फिर हो गया, फिर मुंडा का हो गया, फिर हो का हो गया। इसी तरह से यहाँ की जनजाति है। तो पूछता है कि झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो संथाल हो जाएगा। किस जनजाति की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो उरांव हो जाएगा। किस जनजाति की संख्या तीसरे स्थान पर है? तो मुंडा हो जाएगा। और किस जनजाति की संख्या चौथे स्थान पर है? तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी? चलिए अच्छा है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक भी हम बना दिए हैं, आपको ट्रिक बना दिए हैं। सम हो, एक नारा याद रखिएगा, सम हो, संथाल, उरांव, मुंडा और हो, यही जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं?
50, 54, 52 या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में जो राष्ट्रीय पार्क हैं उसकी संख्या 54 है। कितनी है? 54 है। भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 370, 372, 374, 376। तो भारत में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? तो 372 है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है, ठीक है। कानून बनाया गया है कब? 2008, 2009, 2010 ईस्वी, 2011 ईस्वी, ठीक है। तो अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो बच्चों को अथी के लिए किया गया है वो है आपका 2009 ईस्वी। कौन सा है? 2009 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी सर्व शिक्षा अभियान जो योजना है वो भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 2008, 2001, 2002, 2004, ठीक है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था 2001 ईस्वी में। कब किया गया? 2001 ईस्वी में। चलिए अगला है, स्वच्छ भारत अधिनियम शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अधिनियम कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014, 2 सितंबर 2014, 2 जुलाई 2014, 2 अगस्त 2014 कब किया गया था, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो शुरू किया गया था वो 2 अक्टूबर को ही हुआ था, लेकिन 2014 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। एक गैलन में कितना लीटर होता है? एक गैलन में कितना लीटर होता है? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर, ठीक है। तो एक गैलन में कितना लीटर होता है यहाँ पर बताना है। राइट आंसर का सी है 4 लीटर। झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड प्रभावित है? झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड प्रभावित है आपको बताना है। पलामू, दुमका, रांची या कोई नहीं। तो झारखंड का पलामू इलाका जो है वो फ्लोराइड से प्रभावित है। कौन है? पलामू फ्लोराइड से प्रभावित है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या होता है? अंधापन आता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, कुष्ठ रोग होता है या कोई नहीं, ठीक है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या होता है? तो आपको पता है जो व्यक्ति फ्लोराइड युक्त पानी पी रहा है वो उसके बाल बच्चे विकलांग हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ क्या होती है? कमज़ोर पड़ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए फ्लोराइड युक्त पानी नहीं पीना चाहिए। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई 1985 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1987, 1988 कब किया गया? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत, ठीक है। इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत किया गया है वो आपका यहाँ पर 1985 ईस्वी में किया गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म है, जीएसटी का फुल फॉर्म है आप लोग पास, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ था, जेटेट एग्जाम में भी निकल के आया हुआ था। तो हम आपको केवल उसी चैप्टर को दे रहे हैं जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है और निकल के आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है आप लोग बताइएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स या कोई नहीं है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दे सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 या 1 जुलाई 2019? जीएसटी कब लागू किया गया, ठीक है। तो जीएसटी जो है आपका 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया जीएसटी। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑथेंटिक टेलर या कुछ नहीं। तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, यही नंबर है, ठीक है। चलिए तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन लिख लीजिएगा। अगला देखिए, ये एटीएम भी आया वो प्रश्न है, मानव एक प्राणी है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या कोई नहीं, ठीक है। तो मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। अगला है यहाँ पर देखिएगा, विवाह का सही उम्र है, विवाह का सही उम्र है, लड़का का 20, लड़की का 18, लड़की का 18, लड़का का 18, लड़का का 21, लड़की का भी 21, लड़का का 21, लड़की का 18। देखिए यही जो है ये डी नंबर, यही जो प्रश्न है क्या है, आंसर बिल्कुल सही है। ये प्रश्न बिल्कुल सही है। लड़का का 21 वर्ष है और लड़की का 18 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून। ठीक है, हमारे यहाँ तो है आपको अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 26 जून को। कब मनाया जाता है? 26 जून को। साइलेंट किलर किसको कहा जाता है? बताना है आपको। साइलेंट किलर के नाम से किसको जाना जाता है? यही प्रश्न आपका यूटेट में पूछा गया था। धूम्रपान को, गंजापन को, दारू पीने को या कोई नहीं। ठीक है, तो साइलेंट किलर के नाम से जो जाना जाता है वो धूम्रपान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? धूम्रपान को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 21 मई, 25 मई, 31 मई या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 31 मई को मनाया जाता है। ये आपका जो है बिहार टेट का प्रश्न पूछा हुआ है। झारखंड में मानव तस्करी को रोकने के लिए AHTU गठित किया गया है। इसका फुल फॉर्म है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट लागू किया गया है। ये आपको देख के जाना, AHTU नया है। ये क्या है? नया कुछ आ रहा है, हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? यही प्रश्न आपका जो है झारखंड टेट का पूछा गया है और ये 6 to 10 तक, 6 to 8 तक से प्रश्न पूछा गया था। अब तो सिलेबस थोड़ा चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि सुधार हो जाएगा। नहीं होने पर सिलेबस बहुत पेचीदा हो गया है। ठीक ना, चलिए अगला देखिएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 से कम उम्र के बच्चों को से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 24, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 से 14 साल के बच्चों को किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? 6 से 14 साल के बच्चों को किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21।